जिंदगी कांटों का सफर है, हौसले इसकी पहचान है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही महान है। हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जो कि मोहम्मद गोरी है। आपने नाम सुना होगा इतिहास में मोहम्मद गोरी का, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद हमने मोहम्मद गजनवी के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और फिर चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जो कि मोहम्मद गोरी है। तो मोहम्मद गोरी कौन था, मोहम्मद गोरी भारत किस लिए आया था, उसका क्या क्या उद्देश्य था, तो वो सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की। जो मोहम्मद गोरी था वो कुतुबुद्दीन का पुत्र था। कुतुबुद्दीन नाम का एक व्यक्ति था, तो उसका पुत्र था मोहम्मद गोरी। पूरा नाम मोहम्मद गोरी का जो पूरा नाम था वो था राय बहादुर मोहम्मद गोरी। तो यह नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम राय बहादुर मोहम्मद गोरी था। देन उसके बाद उद्देश्य, कि मोहम्मद गोरी का उद्देश्य क्या था, वह अपनी लाइफ में क्या करना चाहता था। तो मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और गजनवी महमूद गजनवी के बारे में। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उनका उद्देश्य था कि मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को फैलाना, इस्लाम धर्म को लोगों में बांटना। बट यहाँ अगर मोहम्मद गोरी की बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। तो मुस्लिम राज्य में और इस्लाम धर्म फैलाने में, इस्लाम धर्म प्रचार प्रसार में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ आ गया होगा। मुस्लिम राज्य इट मीन्स कि एक ऐसा स्थान बनाना जहाँ पे सभी लोग मुस्लिम हो। बट मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने से मतलब है कि लोगों को मुस्लिम धर्म की ओर जागरूक करना, इस्लाम की ओर जागरूक करना, इस्लाम के बारे में नॉलेज देना, इस्लाम के बारे में बताना। तो आई होप कि आपको यह सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद प्रथम आक्रमण, जो मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण माना जाता है वो है 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण किया था। कहाँ किया था? मुल्तान में किया था और जीत हासिल की थी। हम एक बार मैप की सहायता से समझ लेते हैं। यहाँ ये है गौर प्रदेश, तो गौर प्रदेश का रहने वाला था कौन? मोहम्मद गोरी। तो गौर प्रदेश का रहने वाला था मोहम्मद गोरी। अब गौर प्रदेश से जो मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण किया था, कहाँ किया था? मुल्तान में किया था। आप देख सकते हैं मुल्तान यहाँ है, कहाँ? पाकिस्तान में, जो आज हमारा पाकिस्तान में पड़ता है मुल्तान। तो मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण मुल्तान में किया था, जहां उसने जीत हासिल की थी। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि मोहम्मद गोरी गौर प्रदेश का रहने वाला था, बट उसका प्रथम आक्रमण मुल्तान था। तो गौर प्रदेश से मुल्तान की ओर उसने प्रथम आक्रमण किया था। देन अब हम आगे जान लेते हैं गुजरात पर आक्रमण। प्रथम आक्रमण के बाद जो सेकंड आक्रमण है कौन सा है? गुजरात पर आक्रमण। तो सेकंड आक्रमण जो किया था मोहम्मद गोरी ने वो गुजरात पर किया था। कब किया था? 1178 ईस्वी में, लगभग 3 साल बाद किया था। देन उस वक्त चालुक्य वंश, जो गुजरात में उस वक्त चालुक्य वंश हुआ करता था। चालुक्य वंश उस वक्त राज करता था। तो इसमें क्या हुआ इस युद्ध में? मोहम्मद गोरी की भारत पर प्रथम पराजय, कि मोहम्मद गोरी की पहली बार हार हुई थी। कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। क्यों? क्योंकि उसने गुजरात पर आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में। उस वक्त चालुक्य वंश का साम्राज्य हुआ करता था। हम ये भी एक बार मैप में देख लेते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाए।
तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। देन उसके बाद फिर से उसने आक्रमण करने की सोची, कहाँ? चालुक्य वंश में। चालुक्य वंश में उसने अपना आक्रमण किया, जो कि गुजरात की साइड पड़ता है। इस वक्त चालुक्य वंश के जो राजा थे वो थे भीम सेकंड। तो भीम सेकंड राजा हुआ करते थे, जिनको मूल राज सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। उनकी माता का नाम नाइक देवी था। तो आप ये डिटेल बहुत अच्छे से याद रखिए कि चालुक्य वंश के राजा भीम सेकंड थे, जिनका दूसरा नाम मूल राज भी था। उनकी माता का नाम नाइक देवी था। तो मोहम्मद गौरी भीम सेकंड से हार गए थे। उन्हें पहली बार भारत में पराजय हुई थी। पहली बार भारत में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद गौरी को पहली बार हार का सामना कब करना पड़ा था? तो 1178 ईस्वी में करना पड़ा था। किस वंश के द्वारा? चालुक्य वंश के द्वारा, जब भीम सेकंड का शासन काल था। तो आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे जान लेते हैं प्रथम तराइन युद्ध। हिस्ट्री में तराइन का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यह मोहम्मद गौरी का बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। तो तराइन का युद्ध, इट मीन्स तराइन एक जगह का नाम था, एक स्थान था तराइन। तो तराइन में युद्ध हुआ था, इसलिए इसे तराइन का युद्ध कहा जाता है। तो इस युद्ध में क्या हुआ था, हम यह भी डिटेल से जान लेते हैं। तो 1191 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि पहली हार मोहम्मद गौरी को कब हुई थी? 1178 ईस्वी में, जब चालुक्य वंश का शासन था। देन सेकेंड टाइम मोहम्मद गौरी को कब हार का सामना करना पड़ा? जब पृथ्वीराज चौहान का शासन हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान का शासन कहाँ पर स्थित था? अजमेर में स्थित था। तो अजमेर में जब तराइन का युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। इसे भी हम एक बार मैप की हेल्प से जान लेते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छे से याद हो जाए और कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो जब मोहम्मद गौरी ने अपने गौर प्रदेश से अब दोबारा से आक्रमण किया। अब मैं आपको बता दूं कि गौर प्रदेश से ही आक्रमण क्यों करता था। जब मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया, देन यहाँ पर अपना शासन तैनात करके मोहम्मद गौरी दोबारा से गौर प्रदेश चला गया। देन उसके बाद फिर से मोहम्मद गौरी ने चालुक्य वंश पर शासन करना चाहा, बट यहाँ पर उसे हार की प्राप्ति हुई। हार जाने के बाद वो दोबारा से अपने गौर प्रदेश में चला गया। देन उसने फिर से भारत पर शासन करने की सोची। क्या किया उसने? मोहम्मद गौरी ने फिर से एक आक्रमण किया। कहाँ पे? अजमेर में। जब चौहान वंश का शासन हुआ करता था, पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा थे। उस वक्त मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर हमला बोला, बट क्या हुआ? हार गया। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी दूसरी बार हारा था भारत में। देन उसके बाद क्या हुआ? जब मोहम्मद गौरी हार गया और हार कर दोबारा से अपने गौर प्रदेश चला गया, तब पृथ्वीराज चौहान अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगा, अपनी जीत की खुशी मनाने लगा। तो अपनी जीत की खुशी मनाने लगा। देन उसके बाद क्या हुआ? मोहम्मद गौरी हार चुका था, बट मोहम्मद गौरी ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने फिर से अपनी सेना को तैयार किया, एक भारी भरकम सेना को तैयार किया, बहुत ज़्यादा उन्हें ट्रेनिंग दी। अब ट्रेनिंग देने के बाद क्या हुआ? एक साल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने फिर से पृथ्वीराज चौहान पर हमला बोल दिया, यानी कि अजमेर पर हमला बोल दिया, जिसे द्वितीय तराइन युद्ध कहा जाता है, दूसरा तराइन युद्ध कहा जाता है। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। प्रथम तराइन युद्ध, पहला जो तराइन युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी को हार की प्राप्ति हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और पृथ्वीराज चौहान जब अपनी जीत की खुशी मना रहा था, उस वक्त मोहम्मद गौरी अपनी सेना को तैयार कर रहा था। ने सेना को तैयार करने के बाद एक साल बाद मोहम्मद गौरी ने फिर से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया, और जिसे द्वितीय तराइन युद्ध कहा जाता है। और अगेन फिर से युद्ध हुआ और उसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। देन अजमेर पर भी मोहम्मद गौरी का शासन हो गया। तो आई होप कि आपको यह भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि प्रथम तराइन युद्ध और द्वितीय तराइन युद्ध क्या है और कब कब हुआ था, किस तरह से हुआ था। देन उसके बाद मुस्लिम सत्ता की स्थापना,
इसी टाइम से भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी, जब मोहम्मद गौरी ने अजमेर में अपना शासन तैनात कर लिया था। बट उसके बाद दोबारा से मोहम्मद गौरी अपने गौर प्रदेश चला जाता है। कहाँ से? अजमेर से। यहाँ पे तो उसका शासन तैनात हो चुका था। देन उसके बाद वो फिर से अपने गौर प्रदेश चला जाता है। देन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ चंदवार का युद्ध। अगेन फिर एक युद्ध होता है, कौन सा? चंदवार का युद्ध। तो यह सारा युद्ध आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंदवार का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। तराइन युद्ध के 2 साल बाद 1194 ईस्वी में हमारा चंदवार का युद्ध हुआ था। कहाँ पर? कन्नौज पर। अब कन्नौज कहाँ पड़ता है? कन्नौज यहाँ इस साइड है, जिधर बिहार पड़ता है वहीं पर कन्नौज है। तो आप देख सकते हैं कन्नौज इस जगह स्थित है भारत में, जब कन्नौज के राजा जयचंद हुआ करते थे। तो कन्नौज के राजा जयचंद के साथ मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है। देन मोहम्मद गौरी की जीत होती है और जयचंद की हार हो जाती है। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी फिर से चंदवार का युद्ध जीत जाते हैं। तो कौन कौन सा युद्ध जीता? प्रथम आक्रमण मुल्तान में मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल की। देन उसके बाद जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, उस वक्त मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल की। देन उसके बाद चंदवार के युद्ध में भी मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल की। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी, हम उसे जान लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट इसलिए दिखाई क्योंकि ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है। तो फिर जान लेते हैं क्या है ये ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग। कन्नौज विजय के बाद, जब मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर विजय हासिल कर ली, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने सिक्का चलवाया। एक सिक्का चलवाया मोहम्मद गौरी ने। अब उस सिक्के की क्या खासियत थी, हम यह पढ़ने वाले हैं। जिस सिक्के के एक ओर देवी लक्ष्मी की आवृत्ति तथा दूसरी ओर अरबी में कलमा लिखवाया था। तो मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का चलवाया था। कब चलवाया था? कन्नौज पर विजय हासिल करने के बाद। उस सिक्के की एक तरफ लक्ष्मी देवी, जो हमारी देवी लक्ष्मी है, उनकी आकृति छपी हुई थी। देन सेकंड और अरबी में कलमा लिखा हुआ था। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा सिक्के के बारे में, कि सिक्के में क्या खासियत थी, क्या इंपॉर्टेंस थी वो सिक्के की। तो कभी भी सिक्के के बारे में पूछा जाता है कि सिक्के पर क्या आकृति बनी हुई थी, तो देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी और दूसरी ओर अरबी में कलमा लिखा हुआ था। देन उसके बाद कुछ और हम जान लेते हैं आगे। गजनी आक्रमण। अब हमने पढ़ा था महमूद गजनवी के बारे में, जो कहाँ का रहने वाला था? गजनी का रहने वाला था। गजनी कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है गौर प्रदेश से थोड़ी ही दूर पर। तो यहाँ गजनी पड़ता है। गजनी का कौन था शासक? महमूद गजनवी, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे। और वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो पसंद जो इतना आई है। तो फिर जान लेते हैं आगे। जब गजनी पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, गौर प्रदेश से गजनी पर आक्रमण किया, तो क्या हुआ? मोहम्मद गौरी को हार की प्राप्ति हुई। महमूद गजनवी से मोहम्मद गौरी हार गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अब तीसरी बार मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। देन उसके बाद पुनः भारत यात्रा। तो गौर प्रदेश से मोहम्मद गौरी ने फिर से भारत की एक यात्रा की। बट क्या हुआ? इस वक्त जब मोहम्मद गौरी भारत जा रहा था, तो इस मोहम्मद गौरी को रास्ते में खक्कर नाम की एक जनजाति से युद्ध लड़ना पड़ा। तो खक्कर नाम की जनजाति से युद्ध लड़ना पड़ा और मोहम्मद गौरी युद्ध में जीत गया। तो खक्कर जनजाति जो थी युद्ध में हार गई। अब क्या हुआ? मोहम्मद गौरी भारत में आ गया। अब भारत में आने के बाद उसने क्या करा? सेनापति की नियुक्ति की। अलग अलग सेनापति बना दिए अलग अलग जगहों के। अब वो सेनापति कौन थे, हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सेनापति जो एक उसमें थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो एक सेनापति जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, अब आप पढ़ लीजिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? दास, गुलाम या ममलूक वंश की स्थापना की। आपने सुना होगा दास वंश के बारे में, गुलाम वंश के बारे में या फिर ममलूक वंश के बारे में।
तो इन वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। देन उसके बाद लाहौर से शासन, लाहौर आप जानते हैं पाकिस्तान में पड़ता है, तो लाहौर से शासन किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देन उसके बाद जो दूसरे सेनापति की नियुक्ति की थी वो कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का नाम भी आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लीजिए। तो बख्तियार खिलजी जो था उसने बिहार एवं बंगाल पर विजय हासिल की। तो बिहार और बंगाल हमारा इस साइड पड़ता है, तो यहाँ पर बख्तियार खिलजी ने विजय हासिल की थी, इट मीन्स जीत हासिल की थी। देन उसके बाद नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। तो आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया था, तो क्या आंसर देंगे आप? बख्तियार खिलजी ने उसे ध्वस्त करवाया था। देन उसके बाद बंगाल में सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन को हराकर साम्राज्य का विस्तार किया। अब हमने पढ़ा था कि बिहार और बंगाल में विजय हासिल की, तब हम बंगाल के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो बंगाल में सेन वंश का शासन हुआ करता था और सेन वंश के शासक जो थे लक्ष्मण सेन थे, तो उनको हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। तो आई होप कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि जब मोहम्मद गौरी भारत आया था उस वक्त उसने क्या सेनापति की नियुक्ति की थी? कौन कौन सेनापति? कुतुबुद्दीन ऐबक एंड जो सेकंड थे वो थे बख्तियार खिलजी। तो इन दोनों सेनापति की नियुक्ति की थी। अब इन दोनों सेनापति की नियुक्ति करने के बाद जब मोहम्मद गौरी दोबारा से अपने गौर प्रदेश जाने लगा, तो जो रास्ते में खक्कर जनजाति जो थी उससे युद्ध हुआ था, तो खक्कर जनजाति दोबारा से मोहम्मद गौरी को मिल जाती है। अब खक्कर जनजाति और दोबारा से मिलने के बाद क्या हुआ? फिर से एक और युद्ध होता है और युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु क्या है? खक्कर जनजाति द्वारा मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है। युद्ध लड़ते टाइम जब गौर प्रदेश से मोहम्मद गौरी भारत आता है तो रास्ते में खक्कर जनजाति मिलती है। खक्कर जनजाति से मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है, बट मोहम्मद गौरी जीत जाता है। देन वह भारत आता है और सेनापति की नियुक्ति करता है। देन वह दोबारा से जब अपने गौर प्रदेश जाता है तो बीच में फिर से खक्कर जनजाति से उसका सामना होता है और खक्कर जनजाति से युद्ध लड़ते लड़ते मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो आई होप कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस तरह से हुई थी। तो हमारा ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रही हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझसे वो भी कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।